हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के स्थापना के बारे में जानेंगे। स्थापना मतलब आधुनिक राज्य के रूप में बिहार जो बना, फॉर्मेट हुआ, वो कब हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसके लिए फाइट किया या संघर्ष किया, और साथ ही उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस नाम के पीछे इतिहास क्या है और कौन कौन लोग थे या कौन कौन सिस्टम था या कौन कौन ऐसे व्यवस्था था जहाँ पे बिहार उल्लिखित मिलता है। उल्लिखित मतलब लिखा होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जिसको आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि आधुनिक बिहार का नाम यानी कि सर्वप्रथम लिखित रूप से बिहार का नाम या सर्वप्रथम संबोधित रूप से बिहार का नाम मध्यकाल में 12वीं सदी में तुर्कों ने दिया। तुर्कों से पहले इसे बिहार नहीं कहा जाता था। याद रखिएगा, परीक्षाओं में बीपीएससी में आपसे हमेशा पूछेगा कि बिहार का नामाकरण किया, तो याद रखिए तो क्या तुर्कों ने, तुर्क व्यापारी जब यहाँ आते थे, आक्रमणकारी और व्यापारी दोनों जब यहाँ आते थे तो नालंदा और उसके आसपास के इलाकों में बहुत बिहार देखते थे। ये बिहार बौद्ध बिहार थे। उसी बिहार का बिगड़ा हुआ रूप बिहार बना। इसको आप एकदम कंसेप्ट क्लियर रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी इसमें कुछ नाम क्या हैं आगे हम लोग देख लेते हैं। हमने इसका हेडिंग दिया है पृथक बिहार आंदोलन। चूँकि मैं सारा वीडियो जो है आधुनिक बिहार पर बना रहा हूँ तो इसका हेडिंग दिया है हमने पृथक बिहार आंदोलन, बिहार सेपरेशन मूवमेंट। तो उससे पहले नाम एवं इतिहास, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे समस्याएं होती है, झमेला होता है, तो उसके दूर करने के लिए हमने कुछ डाटा रखे हैं। आप इसको एक नज़र देख लें। बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। मैंने पहले ही बोला बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। सर्वप्रथम इसका उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। यानी कि अब कहिएगा बिहार का नाम नहीं, बिहार का नाम है, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है? बिहार के नाम से। अथर्ववेद में ये उल्लिखित है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश, इस सब में उल्लिखित है कि आर्य सभ्यता जो थी वो गंगा नदी के किनारे बहुत आगे तक चली गई। याद रखें, बहुत आगे तक चली गई, यही चीज़ वर्णित है। कोई क्षेत्र, खास क्षेत्र का वर्णन नहीं है। तो सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ आपको मिलेगा? अथर्ववेद में, जहाँ पे साफ साफ इस क्षेत्र के बारे में प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिएगा, मगध शब्द का जो वर्णन है सबसे पहले ऋग्वेद में भी आता है। किस वेद में आता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में मगध के अनार्य लोगों को कीकट बोला गया। क्या बोला गया है? कीकट। मगध के अनार्य लोग, आर्य लोग नहीं, अनार्य लोगों को कीकट बोला गया है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा है वत्यर्स। ये जो लोग थे ये जंगलों में घूमने वाले संत थे जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में और पंचविंश में दोनों में इनका उल्लेख आता है। वत्यर्स क्या है? वत्यर्स। ये वत्यर्स कौन थे? ये जंगलों में भ्रमण करने वाले श्रमण लोग थे, यानी कि साधु संत थे, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में खास करके शतपथ ब्राह्मण और पंचविंश ग्रंथ में किया गया। ध्यान रखेंगे। और वही उल्लेख अथर्ववेद में भी। ठीक है। 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसे बिहार कहा। याद रखिएगा, 12वीं सदी में मुस्लिम या तुर्क आक्रमणकारियों ने इसे बिहार कहा। बिहार का पहला उल्लिखित नाम यहीं से आता है। ठीक है। अंगुत्तर निकाय से बिहार में स्थित महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। कितना जहां महाजनपद था? 16 महाजनपद था। 16 में याद रखिएगा 3 महाजनपद बिहार में थे। यही आपसे पूछेगा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जो महाजनपद थे उसमें कुल कितने महाजनपद बिहार में थे? तो आपको ध्यान रखना है 3 कौन कौन थे? अंग, मगध और वैशाली, यानी कि वज्जी जो था 8 गणराज्यों का संघ था। मुल्ला बहबहानी जो थे 1807 में पटना आए थे। उन्होंने ये ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे। इनकी वृत्तांत लिखा था, उसका नाम था मिरात ए अहवल ए जहानामा। किताब का क्या नाम था?
मिरात ए अहवल ए जहानामा, ये पटना में आए थे, 3 बार पटना आए थे। और इससे भी आपको आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आधुनिक काल में मतलब अंग्रेजी के आगमन के बाद ये आए थे और इनकी किताब का बहुत उपयोगिता है। और यह 1807 में पटना आए एवं इन्होंने पटना को जैतुल हिंद क्या कहा, पटना को इन्होंने क्या कहा, जैतुल हिंद। जैतुल हिंद का मतलब होता है भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग। मैं लिख देता हूं, भारत का स्वर्ग किन्होंने कहा, मुल्ला बहबहानी ने। मुल्ला बहबहानी कहाँ के थे, ईरान के थे। क्या थे, घुमक्कड़ आदमी, यात्री मतलब यात्रा करने वाले थे। और वो पटना आए थे 1807 में, उसके बाद भी आए थे, 3 बार आए थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तत्कालीन जो पटना था ना, वो संस्कृत, फारसी और उर्दू के शिक्षा प्रदान करने का बहुत ही उत्कृष्ट केंद्र था। हालांकि संस्कृत पढ़ने के लिए लोग बनारस जाते थे, लेकिन फिर भी संस्कृत का अच्छा खासा प्रभाव था पटना में। यही कारण था कि राजा राम मोहन राय भी फारसी और उर्दू पढ़ने पटना आए थे। अंग, मगध एवं बज्जी, बज्जी जो था 8 गणराज्यों का संघ था, यानी कि वैशाली, इसी बिहार क्षेत्र में थे, इसी बिहार क्षेत्र पे थे। शतपथ ब्राह्मण में आर्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है बिहार में। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले यही प्राप्त होता है कि आर्य का जो विस्तार है वो गंगा नदी के किनारे ताम्रलिप्ति यानी कि आगे तक चला गया। ताम्रलिप्ति जो है वो एक क्या कहते हैं, गोदी था, गोदी मतलब क्या उसको बोलते हैं, बंदरगाह, वहाँ तक के। हालांकि ये सब चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, अरे कहाँ कहाँ। मैं आपको पहले ही समस्या ना हो इसलिए मैंने आपको पहले ही भाई बताया था। याद रखिएगा, आधुनिक बिहार शब्द का जो नामकरण था वो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा या तुर्कों के आक्रमण के द्वारा या तुर्क व्यापारी जो होते थे तीनों, इन लोग के द्वारा दिया गया था। मगध शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। याद रखिएगा, भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ में मगध को या मगध के लोगों को बहुत उच्च दृष्टि से नहीं देखा गया है, लेकिन इन सबको छोड़ते हुए मगध ने वो उच्च दृष्टि या वो उच्च स्थान प्राप्त किया जो भारतीय इतिहास में किसी भी किंगडम ने, किसी भी साम्राज्य ने नहीं प्राप्त किया। याद रखिए, मगधों ने उस भारत का निर्माण किया, या आधुनिक जो आप ग्रेटर इंडिया जिसको अखंड भारत बोलते हैं, उस अखंड भारत का निर्माण किया जिसके लिए आज भी हम तरस रहे हैं। मुगल एक बार नहीं कर पाए और अंग्रेज सोचते ही रह गए। ध्यान रखिए। तो ये ऐसे कुछ प्रमुख जानकारी है जिससे आपको बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको ध्यान रखेंगे, आप नोट कर लें। और मैं बता दूं कि बहुत जल्द इससे संबंधित सारा लिखित सामग्री भी आपको मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं आधुनिक रूप से जो इसका मूवमेंट हुआ उसके बारे में। अब देखते हैं कि आधुनिक रूप से इसके मांग को किन लोगों के द्वारा लाया गया और किन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास किया, और ये भी समझेंगे कि अंग्रेज़ों की स्थिति क्या थी। चूँकि मालिक थे तो उनकी स्थिति भी क्या थी। देखिए, सर्वप्रथम यानी कि आधुनिक रूप से जो लिखित वर्णित है उसमें सर्वप्रथम 1876 में मुर्दे सुलेमान नामक पत्रिका में अलग बिहार राज्य की मांग की गई। ये मुंगेर से होता था जी। ये पत्रिका कहाँ से बनता था? मुंगेर से, यानी कि पत्रिका प्रकाशित जो होती थी मुंगेर से होती थी। और ये सर्पर से पहले 1876 में पत्रिका का नाम था मुर्दे सुलेमान नामक पत्रिका में अलग बिहार राज्य की मांग की गई, और ये पत्रिका जो थी मुंगेर से प्रकाशित होती थी। इसके बाद कसीद नामक एक पत्रिका थी, उसने भी 1877 में इसकी जोरदार मांग की। लेकिन ये जो सारे मांग थे ये छिप जा रहे थे, बंद हो जा रहे थे, क्योंकि वैसा कोई राजनीतिक जागरण तो हुआ नहीं था कि अंग्रेज मान लेते। 1885 के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अब भारत भर के बुद्धिजीवी राजनीतिक वहाँ जुटने लगे, एक जगह मंच पर बैठने लगे, और बंगाल जो था वो राजनीतिक गतिविधि का मुख्य केंद्र बन गया। मैं अब यहाँ पे अंग्रेज़ों की बात बता रहा हूँ। बंगाल जो था मुख्य रूप से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और अंग्रेज़ों के लिए एक सिर दर्द बन गया।
अब वो चाहते थे कि बंगाली बुद्धिजीवी, बंगाली राजनीतिक जो थे, इन्हें तोड़ा जाए। इसी के लिए उन्होंने एक प्रपंच रखा और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में तोड़ा, और साथ ही उन्होंने पृथक बिहार आंदोलन को भी तवज्जो दी। ये याद रखिए, अंग्रेज इसलिए तवज्जो नहीं देना चाहते थे पृथक बिहार आंदोलन को या पृथक बिहार राज्य को कि उनका कोई ज़रूरत था। वो सिर्फ इसलिए चाहते थे कि बंगाल में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए। हालांकि बिहार के जो भी बुद्धिजीवी तत्कालीन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण इत्यादि जो लोग थे, इन्होंने बिहार की मांग को तो रखा, लेकिन यह मांग मुख्य रूप से भाषाई और प्रशासनिक थी। परंतु अपनी मांग के साथ साथ जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया, यानी कि अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। लेकिन खैर आइए आगे देखते हैं। पृथक बिहार आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक आधुनिक रूप में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण थे, जिन्होंने 1884 से प्रयत्न प्रारंभ किया। बिहारी टाइम्स जो पत्रिका थी, उसी के आने के बाद अलग बिहार का जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में आया। और उसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण जो थे ना जी, वो गजट निकालते थे। कायस्थ गजट एक पत्रिका थी, ये दोनों कायस्थ समुदाय से थे, और इसी नाम से एक पत्रिका भी आती थी। और उसमें इन्होंने अलग बिहार की पुरजोर मांग की और ये बताया, लोगों को समझाया कि देखिए बंगाल के साथ रहने से हमारे साथ बहुत समस्याएं होती हैं, और हो भी रही थी। एक पटने का आदमी, एक आरा का आदमी राजधानी के काम के लिए कलकत्ता जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा समस्या होगी। सबसे बड़ी समस्या दूरी हो रही थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भाषा की हो रही थी। इसी पर इन लोगों ने मांग किया। मैंने एक डाटा रखा है कि भाषा की मांग पर राज्य गठन का यह पहला मामला था। यानी कि आधुनिक स्थिति में देखा जाए, मतलब देश की आज़ादी से पहले बाद में भी सब मिला करके, तो भाषा के आधार पर राज्य गठन का ये पहला मामला था। बिहारियों ने भाषा के नाम पे मांगा कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, ये अलग है, तो हमें इस आधार पे एक अलग राज्य दिया जाए। महेश नारायण की पत्रिका बिहारी टाइम्स 1906 से बिहारी नाम से प्रकाशित हुआ, जो पृथक बिहार का मुख्य पत्र था। यानी कि पृथक बिहार मांग का मुख्य पत्र किसे कहा जाता है? बिहारी को। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका अलग बिहार मूवमेंट का मुख्य पत्र मानी जाती थी? तो याद रखिएगा, बिहारी। 1906 पहले वो बिहारी टाइम्स था जो 1894 से छपता था, बाद में 1906 से बिहारी नाम से छपने लगा। और यह महेश नारायण की पत्रिका थी, और इन्होंने ही इस पत्रिका के माध्यम से बहुत शोर वकालत की पृथक बिहार की। अब कुछ राजनीतिक मूवमेंट के बारे में जान लीजिए। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में हुआ था। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना कॉलेज में। और डॉक्टर सरफुद्दीन जो थे वो क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर सरफुद्दीन क्या थे जी? इसके अध्यक्ष थे। और यह जो सम्मेलन हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और उसी के बाद डॉक्टर सरफुद्दीन को कोलकाता हाई कोर्ट में स्थान दिया गया। याद रखिए, कोलकाता हाई कोर्ट में उनको बेंच दिया गया, डॉक्टर सरफुद्दीन को। इसके बाद 1908 में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अली इमाम ने किया। जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया? अली इमाम ने। और अली इमाम को स्टैंडिंग कमेटी में 1908 में लाया गया। कब लाया गया? 8 में। देखिए मैंने लिख दिया है, ये छोटा सा लिख दिया है डाटा, चूंकि पूछता है। याद रखिएगा, प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में 1907 में हुआ था, और 1908 में प्रथम या कहिए कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। और इन्हीं दोनों सम्मेलनों में बिहार के जितने भी बुद्धिजीवी थे सब एक मंच पर आए। सबसे पहले किसमें? बिहारी छात्र सम्मेलन 1907 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरफुद्दीन। और यहाँ पे सबसे पहले बिहार के जितने भी बुद्धिजीवी थे एक मंच पर आए। बाद में 1908 में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। यहाँ पे बुद्धिजीवी, राजनीतिक सब एक साथ आए, जिसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की। डॉक्टर सरफुद्दीन जो थे, इनको कोलकाता के हाई कोर्ट में बेंच पर, कोलकाता हाई कोर्ट में स्थान प्रदान किया गया। वहाँ ये गए चूँकि वकील थे। और अली इमाम को स्टैंडिंग कमेटी में भी नियुक्त किया गया। लेकिन जो सबसे बड़े इस
गेम के खिलाड़ी थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1910 में केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया। केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया, प्रथम बिहारी जिन्हें उस दौर में वायसराय के पास में बैठाया गया। मैंने लिख दिया, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1910 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो कि 2008 में हुआ था, में मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार का प्रस्ताव किन्होंने रखा? नाम याद रखिएगा, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। किन्होंने? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार के प्रस्ताव को रखा था और अली इमाम उसके अध्यक्ष थे। अली इमाम क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, अली इमाम क्या थे जी? अध्यक्ष थे उसके, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे। यह राजनीतिक मामला है। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ था जी। प्रथम बिहारी सम्मेलन 1906 में हुआ। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में 1906 में हुआ था। इसके बाद डॉक्टर सरफुद्दीन को 1907 में कोलकाता के, याद रखिएगा उस समय कोलकाता में क्या चीज़ था बता सकते हैं? कोलकाता में हाई कोर्ट के बेंच में इनको शामिल किया गया। कोलकाता के हाई कोर्ट बेंच में इनको क्या किया गया? शामिल किया गया। अब इसके बाद आते हैं 1908 वाला मामला। 6 में हुआ, 7 में गए, 8 में क्या हुआ? पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। आप इसको नोट करते चले जाएंगे। यदि आपको मैंने सामने से हट गया हूँ ताकि आप देखते रहें इसको, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 1908 में अली इमाम जो थे इसके अध्यक्ष थे और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार की प्रस्ताव रखी और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी के बाद 1908 में ही अली इमाम जो थे स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर बहाल किए गए। किस पद पर बहाल किए गए? स्टैंडिंग काउंसिल। अली इमाम कब बहाल किए गए? 1908 में। ये डाटा है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे, कहीं पर इसमें गलत गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूछेगा आपसे, इसलिए मैंने हट के बार बार आपको रिपीट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। वो उस समय 7 हमने लिख दिया, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया मेरा। मुर्दे सुलेमान, कसीद, मुख्य प्रवर्तक, भाषा की मांग, मुख्य पत्र, प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन 1906, डॉक्टर सरफुद्दीन अध्यक्ष। 1907 में कोलकाता के हाई कोर्ट बेंच में इनको शामिल किया गया। स्टैंडिंग काउंसिल पद पर बहाल किया गया। किनको? अली इमाम को। कब? 1908 में ही। 1908 में ही बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में, यानी कि 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में ही मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और बाद में 1910 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, अंग्रेजों के पास डॉक्टर सरफुद्दीन थे, अली इमाम थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये वो लोग थे जो अंग्रेजी प्रतिनिधित्व में या अंग्रेजी सिस्टम में बहुत ही ऊंचे पद पर थे। अब इन लोगों ने वायसराय से मांग की, गवर्नर जनरल से मांग की, भारत के लाट साहब से मांग की कि भाई बिहार को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, पृथक किया जाए। अंग्रेज इससे सहमत हुए। हालांकि उनकी जो सहमति थी वो प्रशासनिक कम और राजनीतिक रूप से विभाजित करने की ज़्यादा थी। हालांकि अब देखते हैं इसके आगे के कुछ एक और डाटा को। लेकिन एक चीज़, एक कहानी, तो आप पटना में उतरते हैं, पटना प्लेटफार्म पर हनुमान मंदिर से सामने जाएंगे तो एक रोड मिलती है। क्या नाम है उसका? फ्रेजर रोड। क्या नाम है उसका? फ्रेजर रोड। आपने कभी हालांकि अब उसका नाम ऑफिशियली नाम बदल गया है, लेकिन टेम्पो वाले आज भी फ्रेजर रोड ही बोलेंगे। आपको पता है कि वो फ्रेजर कौन थे? वो फ्रेजर जो थे बंगाल के सर्वेसर्वा थे, भारत के नहीं बंगाल के सर्वेसर्वा थे। और उन्होंने ही पृथक बिहार के मांग को जायज़ माना, जायज़ बोला। हालांकि याद रखिए वो जो फ्रेजर थे वो
बंगाल विभाजन के मुख्य सूत्रधार थे, यानी कि अंग्रेजी राज के 1 नंबर के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उन्होंने बिहार के मांग को जायज़ माना और बिहारी राजनीतिक जो थे उनसे बहुत खुश हुए। और कालांतर में जब वो आकर रहते थे डाकबंगला में, तो उन्हीं के नाम पे उस रोड का नाम भी फ्रेजर रोड पड़ा। हालांकि वर्तमान में उसका ऑफिशियली नाम कुछ और है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, ध्यान भी रखिएगा, नहीं भी कीजिएगा कम से कम डाटा रख लीजिएगा, ताकि परीक्षा में पूछे तो गड़बड़ा मत जाइएगा। ठीक है, तो ये डाटा आप रखेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। उन डाटा तथ्यों को देख लेते हैं जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभी हमने इसके नाम, इतिहास एवं राजनीतिक मांग को देखा। राजनीतिक मांग यानी कि समाचार पत्रों के द्वारा एवं समाचार पत्रों से जागरण फैलाया गया एवं विभिन्न सभा संगठनों में राजनीतिक लोग एक साथ आए। अब चूँकि बना ही तो अब उसके आगे के डेट को, तथ्य को, तारीखों को हम देखते हैं। कौन कौन से तारीख हमारे बिहार राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार के एक अलग राज्य की घोषणा हुई। देखिए, ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड के जो राजा थे वो दिल्ली में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ और वहीं पे ये घोषणा हुई कि बिहार एक अलग राज्य बनेगा। तत्कालीन दिल्ली का जो दरबार आयोजित हुआ था वो मुगलिया शान का अंग्रेजी रूप था, यानी कि जिस प्रकार से मुगल दरबार लगाया जाता था उसी का वो अंग्रेजी वर्जन था और कुछ नहीं था। अब देखिए, 12 दिसंबर को घोषणा हुआ राजा के द्वारा। 22 मार्च 1912 को एक पत्र द्वारा अलग राज्य को दर्जा मिला, यानी कि 22 मार्च को तत्कालीन भारत की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि राजा जी ने घोषणा किया। राजा जी ने घोषणा कब किया? 12 दिसंबर को। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 22 मार्च को। कब हुआ? 22 मार्च को। और 1 अप्रैल 1912 से पूर्ण गठन हुआ, जिसमें बिहार एवं उड़ीसा, यानी कि बंगाल से हटा करके बिहार उड़ीसा को एक पृथक राज्य विधिवत कार्य जो हुआ वो 1 अप्रैल 1912 से हुआ। कब से हुआ? 1 अप्रैल 1912 से। 12 दिसंबर को घोषणा हुआ, 22 मार्च को क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन हुआ, 1 अप्रैल को विधिवत घोषणा बन चुका। ठीक है, इसके बाद 1935 में उड़ीसा को अलग करने की घोषणा हुई। उड़ीसा के साथ वही समस्या थी, चूँकि दोनों के भाषा में बहुत अंतर हो रहा था, तो फिर उड़ीसा को अलग किया गया। और वर्तमान बिहार का स्वरूप, वर्तमान मतलब बिहार झारखंड को मिला करके 1 अप्रैल 1936 को विधिवत अलग कार्य प्रारंभ हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 1936 से बिहार का जो विधिवत कार्य प्रारंभ था वो उड़ीसा को अलग करके प्रारंभ हुआ, यानी कि उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 से अलग बिहार राज्य बना, जिसमें झारखंड भी शामिल था। कालांतर में 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हम फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, 12 दिसंबर 1911 को बिहार के एक अलग राज्य की घोषणा हुई। 22 मार्च को नोटिफिकेशन हुआ, 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1912 से पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया बिहार, जिसमें उड़ीसा शामिल था। उड़ीसा को 35 में अलग करने की घोषणा हुई और अलग कर दिया गया, और विधिवत रूप से 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग राज्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब एक डाटा, जब 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य बना, तब देखिए 1 अप्रैल को बिहार एक अलग प्रांत बना। 1 अप्रैल 1912 को, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पटना थी। सर चार्ल्स बेली प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आपने पटना में बेली रोड का नाम सुना होगा, हर कोई जानते हैं, पटना जो जाता है बेली रोड का नाम जरूर सुना होगा, हालांकि उसका नाम बदल दिया गया है। ये इसी चार्ल्स बेली के नाम पे उस रोड का नाम रखा गया था बेली रोड। ये बिहार के प्रथम गवर्नर थे। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे कि बंटवारे के बाद बिहार की राजधानी पटना बनी, उसके गवर्नर कौन थे? तो सर चार्ल्स बेली। और वहाँ पे प्रथम भारतीय जो उसके कार्यकारी परिषद में लोग थे वो थे दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह। ऐसे तो ये गेट और ईबी लेविंग भी थे, लेकिन ये सब अंग्रेज थे, परंतु दरभंगा के जो महाराजा थे रामेश्वर सिंह, वो पृथक बिहार बनने के बाद उसमें बिहार के जनता की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठाए गए थे। एक डाटा और कि बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को आया, यानी कि आपसे परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है क्योंकि वर्तमान बिहार का स्वरूप कब आया, तो 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि उसके बाद से झारखंड को भी अलग कर दिया गया था।
तो ये वो डेट हैं जिनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये दो चीज़ हमने अलग लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि बहुत सारे इतिहास के विद्यार्थी जब पढ़ते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं बिहार से संबंधित, तो इस चीज़ को भूल जाते हैं। 1947 में सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा को प्रदान कर दिया गया। सरायकेला एवं खरसावां जो है वो कोल्हान का एक क्षेत्र है जो उड़ीसा से सटा हुआ है। इस क्षेत्र को बोला गया कि अब इसे हम उड़ीसा को सौंप देते हैं, क्योंकि वहाँ उड़िया भाषी लोग ज़्यादा हैं और प्रशासनिक सुविधा होगी। जनता वहाँ की बहुत विरोध कर दी और 1 जनवरी को वहाँ पे गोलीकांड हो गया। और एक ऐसा गोलीकांड हुआ कि भारत के जो आज़ादी थी उसको शर्मसार कर गई। बहुत से लोग हताहत हो गए। हालांकि वो संख्या जो थी वो सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में बहुत अलग अलग थी, लेकिन हताहत हो गए। तो जब ये झमेला शुरू हो गया तो उसके बाद फिर 1948 में इसे पुनः बिहार में मिला लिया गया। हालांकि आज सरायकेला खरसावां झारखंड में है, लेकिन ये तत्कालीन बिहार का मामला था। इसके अलावा 1956 में पुरुलिया एवं पूर्णिया के कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल को दे दिया गया। हालांकि पुरुलिया तो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल को ही दिया गया और पूर्णिया के भी कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को सौंप दिए गए। कब? 1956 में। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि पुरुलिया को कब वेस्ट बंगाल को सौंपा गया, तो 1956 में। पूर्णिया के कुछ क्षेत्रों को वेस्ट बंगाल को कब सौंपा गया, 1956 में। सरायकेला खरसावां का मामला कब था, 1947 का। लिया गया फिर कब, 48 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना, जिसकी राजधानी कहाँ थी, पटना, और गवर्नर कौन थे, सर चार्ल्स बेली। बेली रोड याद रखिएगा। और उसमें बिहारी कौन थे, महाराजा रामेश्वर सिंह थे, दरभंगा के राजा, जो उसके क्या बोलते हैं कार्यकारी परिषद में चुने गए थे। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को आया। ये प्रमुख ऐसे डाटा हैं जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। आपको लिखित रूप से इनका खुद से डाटा बनाना है। बात समझ रहे हैं? हालांकि अपना डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इस वीडियो में हमने सारे डाटा तथ्यों को विभिन्न पुस्तकों से रखा है। फिर भी आप एक नज़र अपनी ओर से ज़रूर देख लेंगे ताकि कहीं पर कोई त्रुटि ना हो। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि वो त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी आप एक नज़र ज़रूर रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।